हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 और इसमें हमारे 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज का ये जो लेक्चर है ना दोस्तों, ये होने वाला है लेक्चर नंबर 8, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में, ठीक है। देखो, ये सारे पिछले टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। जैसे आप लोगों को बता दूं, पब्लिक एक्सपेंडिचर हमने पढ़ लिया है ना। पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, फिस्कल पॉलिसी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। अब लास्ट में यही टॉपिक हमारा बचा हुआ था, गवर्नमेंट बजट, जो हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं हमारे अंतिम पेज पर, ठीक है। चलो, गवर्नमेंट बजट की हम बात करेंगे। अब गवर्नमेंट बजट समझने के पहले ये जो बजट है ना, इसका सिंपल सा मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। क्या होता है दोस्तों, तो देखो, जो हम फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं, यानी जो पैसों की प्लानिंग होती है ना, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, बजट कहा जाता है। जैसे आपके घर पे भी आपके पेरेंट्स क्या करते होंगे, पैसों की प्लानिंग करते होंगे, है ना। वो मतलब पूरा एक प्लान बनाते होंगे कि अच्छा, हमको यहाँ से इनकम होगी, ठीक है। अब जो इनकम होगी उसको कहाँ पे खर्चा करना है, उसकी भी प्रॉपरली क्या करते हैं वो लोग, प्लानिंग करके मतलब प्लानिंग करते हैं, ठीक है। पहले से वो डिसाइड करते हैं। तो ये जो यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, बजट कहा जाता है। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर ए है, ठीक है। अब इनकी नई नई जॉब लगी है, बराबर। तो इनकी नई नई जॉब लगी है, देखो मिस्टर ए, इनकी जॉब लगी है, बराबर। अब देखो बच्चों, इनका जो फीस नहीं, इनका जो इनकम है यानी जो सैलरी, वो कितना है, वो है इनका 20,000 रुपये। यानी महीने के अंत में क्या मिलेगा, इनको 20,000 रुपये मिल जाएंगे। तो अब ये जो मिस्टर ए है ना, ये प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा चलो मुझे तो जॉब मिल गई, है ना। अब क्या होगा कि जब महीना खत्म होगा तो मेरे पास 20,000 रुपये आ जाएंगे। अब इसको कहाँ पे खर्चा करेंगे, अच्छा चलो मेरा फोन टूटा हुआ है तो हम एक काम करेंगे, 10,000 का फोन ले लेंगे। फिर 10,000 में मेरा जो डेली का खर्चा है वो सब कुछ होगा, ठीक है। ऐसे मिस्टर ए जो है ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं बताओ, ये यहाँ पे बजट बना रहे हैं। अच्छा, मेरे को इतनी इनकम होने वाली है, मुझे यहाँ पे खर्चा करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके ये कौन कर रहे हैं बच्चों, ये मिस्टर ए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में बना क्या रहे हैं, अपना बजट ही तो बना रहे हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, कितना आएगा और कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लानिंग हम करते हैं ना फाइनेंस की, दिस इज योर बजट, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, क्योंकि आप सोचिए गवर्नमेंट को क्या करना है, पूरे देश को चलाना है। तो पूरे देश को अगर चलाना है तो प्लानिंग करके रखना पड़ेगा कि नहीं, कि कहाँ पे हमें कितना खर्चा करना है, हमारी इनकम के सोर्सेस कौन कौन से हैं, ये सब का लेखा जोखा रखना पड़ेगा कि नहीं। जी हाँ, रखना ही पड़ेगा, राइट। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है दोस्तों, बजट बनाती है, ओके। आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होता है कि हर साल 1 फरवरी को जो बजट है ना वो पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। वो क्या करते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वो बजट को मतलब ऐसे सबके सामने रखते हैं कि इस साल का इतना खर्चा होने वाला है, इतना एक्सपेंडिचर, मतलब रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, सबका हिसाब किताब वो पूरा अच्छे से वहां पे बताते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो उसी चीज को हम कहते हैं दोस्तों बजट, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में बजट के रिलेटेड क्या क्या बातें दी गई हैं, इनको हम जरा समझते हैं। तो यहाँ पर पहली लाइन में ये कहा जा रहा है कि जो बजट है ना, ये क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके थ्रू क्या होता है, ऑल द फाइनेंशियल अफेयर्स, यानी जितने भी फाइनेंशियल अफेयर्स है दोस्तों, इनको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात समझिएगा, बजट क्या है। देखो यहाँ पे बताया गया है, बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड, देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। देखो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो बजट है ना वो हम पहले से बनाते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए अब हमारा अगला साल आने वाला है, तो हम लोग पहले ही बजट बना लेते हैं कि ये साल में इतने हमारे इनकम के सोर्सेस हैं और यहाँ पे खर्चा होगा। यानी वो क्या होता है, वो एक्सपेक्टेड होता है कि हमको यहाँ से पैसा मिलेगा, मतलब हम यहाँ पे एक अनुमान ही लगा रहे हैं ना। एक्चुअल में थोड़ा ना ऐसा है, हम अगले साल की प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड क्या आया बच्चों, एक्सपेक्टेड। और यहाँ पर देखो प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर, कि इतना खर्चा होने वाला है। बीच में कोई ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पे दूसरा खर्चा भी हो सकता है, ठीक है, तो वो हम नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड और ये प्रपोज्ड का यूज किया गया है। और देखो बोला गया है कमिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखो,
क्या है इसमें कि इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना दोस्तों, उसमें बजट का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है ये हम समझते हैं। तो आर्टिकल 112 में ये जो बजट है ना बच्चों, इसका जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें आपको ये बजट वर्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा, तो फिर सुनो, मतलब जैसे बजट ही है लेकिन उसको कौन से वर्ड से डिनोट किया गया है वो हम समझते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहा गया है बच्चों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपको बजट वहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखो लिखा है द टर्म बजट इज नॉट यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट रेफर्स टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यानी गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एवरी बजट, मतलब हर एक बजट में क्या होता है दोस्तों, कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं समझिएगा। अ सेट ऑफ 7 बजट डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस इन इंडिया, यानी 7 क्या होते हैं, 7 बजट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ओके। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर ये जो बजट वर्ड है ना, इसको समझते हैं कि ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखो दोस्तों, इन सबको ना आप अंडरलाइन करके रखना, हाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो ये जो आपका वर्ड बजट है ना, ये डिराइव किया गया है कहाँ से, फ्रेंच वर्ड से, राइट। फ्रेंच वर्ड कौन सा है बच्चे, देखो बगेट, इसको हम क्या कहेंगे, बगेट, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अ बैग, या फिर हम कह सकते हैं अ वॉलेट कंटेनिंग द फाइनेंशियल प्रोपोजल्स, यानी एक ऐसा बैग या फिर ऐसा वॉलेट जिसमें क्या हो, जिसमें फाइनेंशियल प्रपोजल्स हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉगेट कहते हैं। कौन से, फ्रेंच वर्ड से, ठीक है। तो ये फ्रेंच वर्ड से ही इसको डिराइव किया गया है, जिसको आज हम क्या कहते हैं दोस्तों, बजट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये जो आपका फाइनेंशियल प्रपोजल है ना दोस्तों, ये किस फॉर्म में होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम होगी, कहाँ कहाँ पे खर्चा होगा, ठीक है, वो सब कुछ उसके अंदर बताया गया रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये फर्स्ट पैराग्राफ समझा ना, मतलब ये जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया था, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है ना, उसको आप प्लीज अंडरलाइन करके रखना, ताकि एग्जाम के टाइम आपको वो हाईलाइटेड पार्ट दिखाई दे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, मतलब जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल गतिविधियां होती है उनको रेगुलेट किया जाता है, राइट। और ये क्या शो करता है दोस्तों, देखो एक्सपेक्टेड लगाना मत भूलना, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड ही तो है, आगे चल करके कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, राइट। एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है हमारे इंडिया का, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल 112 में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर देखो ये जो हमारा बजट वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड से आया है, विच इज बगेट, जिसका मतलब क्या होता है, बैग या फिर वॉलेट, जिसके अंदर क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्रपोजल्स होते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट के बारे में। जी हाँ, तो सेंट्रल बजट प्रोविजंस आर डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो ये क्या होता है, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना, क्यों चिंता करते हो। आओ यहाँ पे ना आपको अच्छे से बना करके बताती हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, बजट, ठीक है। चलो, तो बजट को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, चलो समझते हैं। यस, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, राइट। चलिए, तो हम इसके 2 भाग करेंगे। 2 भाग आप कैसे करोगे, लाइन थोड़ा अच्छे से खींचना चाहिए ना, आ जाओ, लाइन हम थोड़ा अच्छे से खींच देते हैं। देखिए ऐसे चार्ट बना के समझोगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैं ऐसे करके चार्ट बना रही हूँ। देखो इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा रेवेन्यू बजट, ठीक है। तो लो भैया, हमने यहाँ पे लिख दिया है रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वन जो है वो आ जाता है हमारा कैपिटल बजट, ओके। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों कैपिटल बजट, ये दूसरा हो गया। चलो अब इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू बजट की। तो रेवेन्यू बजट में क्या होता है, देखो इसके अंदर 2 चीजें अगेन आ जाती हैं। एक तो हमारा आता है दोस्तों रेवेन्यू रिसिट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रिसिट्स मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते होंगे। रिसिट्स यानी हमारे पास पैसा आना, एक्सपेंडिचर मतलब हमारे पास से पैसा जाना, यानी कि खर्चा होना, ठीक है। तो देखो रेवेन्यू बजट के अंदर 2 चीजें आती है। एक तो हमारा रेवेन्यू रिसिट्स आता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है और कहाँ कहाँ पे हम खर्चा करने वाले
वाले हैं, राइट। और ये जो रेवेन्यू वर्ड आया ना दोस्तों, आप ना ये मतलब याद करके रख ही लो, जहां पे भी आपको रेवेन्यू दिखे आप समझ जाना कि इससे ना असेट्स या फिर लाइबिलिटी के ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब आप समझ लो कि ये डे टू डे एक्टिविटीज का खर्चा है, ठीक है, या फिर डे टू डे बेसिस पे जो हमको पैसा मिल रहा है, जो हमको रिसीट्स मिल रहा है, वो सब किस में आएगा, रेवेन्यू बजट के अंदर आएगा। यानी इसकी वजह से असेट्स और लाइबिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स हो या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। तो देखिए मैं इसके अगेन फर्दर 2 पार्ट्स कर देती हूँ। देखो बोलो क्या क्या। पहला यहां पर आ जाएगा दोस्तों और रिसीट्स है ना, रेवेन्यू रिसीट्स, राइट, रेवेन्यू रिसीट्स, ओके। एंड नेक्स्ट यहां पे आ जाएगा बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक, यस। अब ये क्या है, इसको भी हम अच्छे समझते हैं। तो देखो रिसीट्स यानी क्या होता है, पैसा आना, मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, बराबर। और याद रखिएगा ये जो पैसा आ रहा है ना, इसकी वजह से हमारे असेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो सोचो ये कौन से इनकम के सोर्सेज हो जाएंगे, याद कीजिए मैंने पढ़ाया था ना, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्योंकि जब कोई इंसान टैक्स देता है तो ऐसा थोड़े ना कि अगर वो हमको टैक्स दे रहा है तो हमें फिर उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसने दिया बात खत्म, ठीक है। तो वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो देखो रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आता है बच्चों, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है, जैसे कि टैक्स से जो हमको रेवेन्यू मिलता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं, याद रखिएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या क्या आते हैं बताओ जरा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ जाते हैं दोस्तों, आ जाओ मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे एक तो हमारा टैक्स आ जाता है, मतलब टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा क्या आता है दोस्तों, तो दूसरा यहाँ पे आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। हाँ चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, तो देखो ये जो हम खर्चा कर रहे हैं इसकी वजह से हमारे असेट्स या फिर लाइबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको बताती हूँ, मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम ना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोविंग्स या फिर सब्सिडीज। देखो हम सब्सिडीज दे रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज दे रही है। तो बताओ इसके बदले में उसका असेट्स या फिर लाइबिलिटी के ऊपर कुछ असर पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एंड ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो भाई स्टेट गवर्नमेंट को हम, मतलब जो सरकार है, जो मेन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ग्रांट दे रही है, यानी कि पैसे दे रही है, ठीक है। तो उसके बदले में भी यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। आप समझ लो कि डे टू डे बेसिस का क्या है, खर्चा है, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो, बराबर। तो ये सब भी किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, ये सब हमारा आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। समझ आया, ये बात आपको समझ में आई। जहां पे भी आपको रेवेन्यू वर्ड दिखे आप समझ जाना कि डे टू डे बेसिस पे ये कुछ ना कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कि डेली का एक्सपेंसेस और डेली का रिसिट्स, ठीक है, वो किस में आ जाएगा बच्चों, रेवेन्यू बजट के अंदर आ जाएगा, ओके। तो रेवेन्यू रिसिट्स में क्या क्या आता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। और फिर उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है, तो देखिएगा ये देखो कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोविंग्स, गवर्नमेंट बोरोविंग्स के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सब्सिडीज हो गया, एंड ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, दीज ऑल आर कमिंग अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कैपिटल बजट की, ठीक है। हमने रेवेन्यू बजट तो समझ लिया, आप कैपिटल बजट की बात करेंगे। तो कैपिटल बजट में अगेन दो कैटेगरी हो जाते हैं, एक तो कैपिटल रिसिट्स होता है, दूसरा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो आइए जरा मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो इसके 2 कैटेगरीज हो जाते हैं। पहला क्या होगा भाई, पहला हमारा ये हो जाएगा कैपिटल रिसिट्स, बोलो मेरे साथ, चलो कैपिटल रिसिट्स हो जाएगा। और दूसरा होगा दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ध्यान रखिएगा ये जो कैपिटल है ना बच्चे, इसकी वजह से हमारे असेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कैपिटल रिसिट्स है, रिसिट्स यानी क्या होता है, हमारे पास पैसा आना। तो अगर आप मान लीजिए आपने किसी से लोन ले लिया, ठीक है, तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि आपको वापस से रिटर्न वो पैसा देना पड़ेगा, राइट। तो वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, कैपिटल रिसिट्स के अंदर आएगा। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल आप समझ लीजिए। तो देखिए हम जो खर्चा कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी और असेट्स के ऊपर असर पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, हमने पैसे लगा करके मतलब कुछ ऐसा काम करवा दिया जिससे हमारा असेट्स क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, हमने रोड्स बनवा दिए या फिर हमने कोई बहुत बड़ा सा ब्रिज बनवा दिया, ठीक है, पैसा खर्चा करके। तो वो सब कुछ किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि ये जो हमने खर्चा किया ना इसकी वजह से हमारा असेट्स क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आओ आपको बताती हूँ इसके बारे में कि कैपिटल बजट कंसिस्ट्स ऑफ कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। देखो कैपिटल पेमेंट्स बोलो या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों का मतलब सेम है, तो कंफ्यूज मत हो ना। ये एक्सपेंडिचर की जगह पे हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको पेमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, पेमेंट मतलब भी क्या होता है, वही हमारे पास से पैसे जाना, ठीक है, यस। तो
इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे दोस्तों कैपिटल रिसीट्स की। तो कैपिटल रिसीट्स आर गवर्नमेंट लोन्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी देखो कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या क्या आता है, तो जैसे हमने पब्लिक से लोन ले लिया या फिर हमने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया, तो अगर सरकार लोन ले रही है तो बताओ क्या वापस देना नहीं पड़ेगा, देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो इनको इनकम हुआ है ना दोस्तों, ये इसकी वजह से क्या हुआ है, इनकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, यानी कि खर्चा नहीं कर्जा बढ़ा है। ठीक है, वापस तो रिटर्न देना ही पड़ेगा। इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक और आ जाता है, इसको देखो हम पढ़ सकते हैं डाइवेस्टमेंट या फिर डीवेस्टमेंट भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखा है, डीवेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, डीवेस्टमेंट या फिर डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो सरकार है ना वो अपने कंपनी का जो शेयर होता है, जो हिस्सेदारी होती है, उनको वो बेच देती है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो भी इनके पास इनकम जनरेट होगा, बराबर। तो ये भी किसमें आएगा दोस्तों, कैपिटल रिसीट्स के अंदर ही आएगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो रहा है, उनके पास से जा रहा है, मतलब उनकी जो संपत्ति है ना वो कम हो रही है, क्योंकि वो अपना शेयर बेच रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं, तो इसीलिए ये भी किसके अंदर आएगा दोस्तों, कैपिटल रिसीट्स के अंदर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो कि लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज, स्टेट डिपॉजिट फंड, स्पेशल डिपॉजिट, ये सब कुछ किसके अंदर आ जाता है दोस्तों, हमारा रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आ जाता है। यानी सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से असेट्स और लायबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा वो हमारा कैपिटल बजट के अंदर आएगा। ठीक है, समझा। चलो अब हम बात कर लेते दोस्तों, यहाँ पे देखो हमने किसकी बात करी थी, कैपिटल रिसीट्स की बात करी थी। अब यहाँ पे समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल पेमेंट्स के बारे में, कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है जिसकी वजह से हमारी असेट्स क्रिएट हो रहे हैं या फिर हमारी लायबिलिटी घट रही है। देखो भाई यहाँ पे आपको बताती हूँ। सो कैपिटल पेमेंट्स रेफर्स टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। देखो भाई हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, बताया ना मैंने, रेलवे लाइन वगैरह सब बना रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से, तो इसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है इसकी वजह से हमारा असेट्स क्रिएट होगा, राइट। फिर इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही है यानी उनको बाद में तो वापस मिलेगा, उसका रिटर्न तो मिलेगा ही ना, तो वो किसमें आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैपिटल पेमेंट्स के अंदर। ठीक है, अरे आप सोचो आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी कंपनी के शेयर्स आपने खरीद लिए, ठीक है, आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है क्या आपको वो फ्यूचर में रिटर्न नहीं मिलेगा, यानी आपने क्या किया, एक प्रकार से वो जो इन्वेस्टमेंट किया है अगर देखा जाए तो वो आपका असेट्स ही तो है। समझ रहे हो कि नहीं, तो सेम चीज यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ भी होता है। एंड लोन्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, देखो भैया हम स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को लोन, तो लोन दिया है तो क्या होगा बोलो, वापस से तो इनको पैसा मिलेगा, यानी असेट्स यहाँ पे भी तो क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज कॉर्पोरेशन, मतलब लोन दे रहे हैं ये स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कंपनीज को या फिर कॉर्पोरेशंस को, ठीक है, या फिर जो दूसरी पार्टीज है, राइट। तो ये सब कुछ हमारा दोस्तों आ जाएगा कैपिटल पेमेंट्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। ओके, बिसाइड्स इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिफेंस एंड जनरल सर्विसेज, यानी ये सब कुछ भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, चलो तो ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों, हमने क्या क्या समझा, हमने अभी तक क्या क्या समझा, हमने रेवेन्यू बजट के बारे में समझा, कैपिटल बजट के बारे में समझा, जिसमें कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स आ रहे थे, और दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके, टाइप्स ऑफ बजट की। आप बोलेंगे अच्छा ये है टाइप्स ऑफ बजट, तो हम ये क्या समझ रहे थे, ये भी टाइप्स ऑफ बजट ही है, लेकिन इसका फर्दर क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, जिसको हम इधर समझने वाले हैं। जैसे कि 3 टाइप के बजट की हम बात करेंगे। पहला दोस्तों हो जाएगा हमारा बैलेंस्ड बजट। ठीक है, देखो नाम से इसको समझने की कोशिश करना, बोला है बैलेंस, बैलेंस यानी क्या, सब कुछ बैलेंस रहेगा, यानी इसमें जो हमारा इनकम है ना बच्चे, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, यानी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इसमें दोनों होते हैं बच्चे इक्वल। ठीक है, बाकी सरप्लस बजट, तो सरप्लस का मतलब आप जानते हो, यानी जब हम फायदे में हो, हमारे पास ज्यादा पैसा हो, हमारा खर्चा कम हो, तो बताओ इसमें क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, इनकम यानी कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम, यानी पैसा हमारे पास ज्यादा आ रहा है लेकिन खर्चा कम हो रहा है, तो वो आ जाएगा दोस्तों सरप्लस बजट में। और डेफिसिट बजट में क्या आएगा बच्चे, तो डेफिसिट में इसका वाइस वर्सा है कि इनकम कम खर्चा ज्यादा, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, डेफिसिट बजट कहेंगे। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब आप हम एक एक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलते हैं, और इसको ना आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे टाइप्स ऑफ बजट, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, बैलेंस्ड बजट की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन, देखो यहाँ पे वर्ड आया है ना, मैंने बोला था एस्टिमेटेड जरूर लगा लेना, ठीक है,
एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर इक्वल, यानी जब एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दोनों क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों जब बराबर होंगे, देखो यहाँ पे है ना गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो फिर इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, बैलेंस बजट कहा जाता है। तो फर्स्ट लाइन तो आप लोग बहुत इजीली लिख लोगे, ठीक है। अब जरा इसके बारे में कुछ और बातें हम समझते हैं कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है बैलेंस बजट का, ठीक है, इट वॉज एडवोकेटेड बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। कौन थे भैया, तो वो थे हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, आपको पता है ना, एडम स्मिथ, ठीक है। and it was considered as neutral in its effect on the working of the economy and hence they regarded it as the base। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमारा receipts and expenditure क्या होता है, दोनों बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर ये बात बोली गई है कि इसको माना गया है एज अ नेचुरल न्यूट्रल, ठीक है, नेचुरल नहीं है ये, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, सामान्य सा, ठीक है। सो न्यूट्रल इन इट्स इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी एंड हेंस दे रिगार्डेड एज इट इज द बेस्ट, ऐसा इसको बेस्ट माना गया है, राइट। चलो आगे आपको बताती हूँ, हाउ एवर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, मतलब जो अभी इन्होंने एडम स्मिथ ने ये दिया था, ठीक है, उनका मानना तो ये था कि ठीक है ये जो बजट है ये एक्चुअल में अच्छा बजट है, लेकिन सुनो ये जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं दोस्तों, ये बिलीव करते हैं कि पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट मे नॉट ऑलवेज बी सुटेबल फॉर द इकोनॉमी, यानी ये इकोनॉमी के लिए हमेशा सुटेबल नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अब जो मॉडर्न गवर्नमेंट है ना दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, वो क्या करना चाहते हैं, वो ना डेवलपमेंट के कार्य ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहे हैं, मतलब वो अपने ऑब्लिगेटरी फंक्शंस को भी परफॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ ही जो उनके ऑप्शनल फंक्शंस हैं वो उनको भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर वो ये सारे काम कर रहे हैं तो भाई पैसा भी ज्यादा लगेगा, वो सब काम करने के लिए खर्चा ज्यादा लगेगा कि नहीं, यानी खर्चा ज्यादा और रेवेन्यू क्या होता है, कम होता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो वही बात ये बोल रहे हैं कि ये जो बैलेंस बजट है ना बच्चों, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द इकोनॉमी ऑलवेज, मतलब हमेशा ये सुटेबल नहीं है, ठीक है। द मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर वेलफेयर एंटिटीज एंड हेंस दे कैन नॉट कीप देयर एक्सपेंडिचर एट द लेवल ऑफ देयर रिसीट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया जो मॉडर्न गवर्नमेंट है भाई वो तो एकदम सतर्क हो गई है, वो लोगों की भलाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि कैसे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं प्रोवाइड करें, ठीक है। और इसकी वजह से अगर वो सुख सुविधाएं देना चाहते हैं तो उनका खर्चा भी बढ़ेगा, और अगर खर्चा बढ़ रहा है तो वो ऐसे थोड़े ना बोलेंगे कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को हम लोग सेम टू सेम रखें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि खर्चा ज्यादा होगा ही। अगर आप ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, ऑप्शनल फंक्शन सबको परफॉर्म करोगे तो खर्चा ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही है इसमें, तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रख लेना, और इसके बारे में जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आप एक्सप्लेन कर दोगे, फिर फुल टू फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ओके। चलिए आगे चलते दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सरप्लस बजट की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरप्लस बजट किसको कहा जाता है, तो देखो दोस्तों, जब हमारा एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स ग्रेटर होता है एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, ठीक है। देखो यहाँ पे एंटिसिपेटेड एस्टिमेटेड वर्ड का यूज किया गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था बजट जो है ना बच्चों ये एस्टिमेटेड ही होता है, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे क्या क्या करने वाले हैं, बराबर। तो इसीलिए सो गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी सरप्लस व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यस एवरीवन, फॉर्मूला भी तो आपने देखा ही कि गवर्नमेंट रिसीट्स इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो अब सरप्लस बजट के बारे में आपको कुछ और बातें बताती हूँ कि इसमें होता क्या है। सुनो बच्चों, ये होता है अ सरप्लस बजट मे प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जो हमारा सरप्लस बजट है ना दोस्तों ये यूजफुल हो सकता है कौन से पीरियड में, तो इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के पीरियड में। देखो जब इन्फ्लेशन होता है, आप मतलब सोचिए इन्फ्लेशन यानी क्या होता है, महंगाई, ठीक है। तो जब महंगाई बढ़ती है, मतलब महंगाई होता है तो क्या होता है कि जो हमारे प्राइजेस हैं गुड्स, मतलब जो भी सामान के, वो क्या होते हैं, वो रैपिडली बढ़ने लगते हैं, जल्दी जल्दी से वो आगे आगे बढ़ने लगते हैं, ठीक है। अब अगर ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। आपको पता है जो मतलब गवर्नमेंट है ना वो कंट्रोल कर सकती है, इन्फ्लेशन हो या फिर डिप्रेशन हो, उसको वो कंट्रोल करने की पावर रखते हैं कि किस प्रकार से कंट्रोल करना है। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस लाएंगे जिससे जो इन्फ्लेशन है या फिर डिप्रेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, दिस नीड्स टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु हैव मोर और लेस फिक्स्ड इनकम, ठीक है। यानी क्या करना पड़ेगा, अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो भाई उसको रोकने की भी तो कोशिश करनी पड़ेगी ना, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन जो फिक्स्ड इनकम है लोगों की वो तो सेम है ना, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं, मतलब ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है कि द राइज इन द प्राइसेस कैन बी चेक बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी, यानी अगर हम क्या करते हैं, इफेक्टिव डिमांड को कम करते हैं, अगर हम इफेक्टिव डिमांड को कम करते हैं, मतलब इफेक्टिव डिमांड को कम करके जो इन्फ्लेशन है ना बच्चों उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, यानी उसको रोका जा सकता है। जो सामान के भाव बढ़ते जा रहे इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इफेक्टिव डिमांड को कम करना पड़ेगा। अरे आप सोचिए कि मेरे पास क्या है,
मेरे पास मान लीजिए ये 2 पेन है, ठीक है, तो ये मैं पेन बेच रही हूँ कितने का, एक पेन मैं बेच रही हूँ 10 रुपए का, ये पेन भी 10 रुपए का, ठीक है, ऐसे करके मैं बेच रही हूँ। लेकिन आपको पता है मार्केट में हो क्या रहा है, सुनो ध्यान से। पहले जब मैं ये मैं इसको बेच रही थी तो खरीदने वाले कितने थे, मेरे पास 2 ही पेन है, लेकिन खरीदने वाले 20 लोग थे। तो मैंने क्या किया, अरे मेरे पास तो 2 ही पेन है, चलो 20 लोग है ना, तो मैं इसका प्राइस बढ़ा देती हूँ। मैं 10 रुपए से, पहले मैं इसको 10 रुपए का बेच रही थी, लेकिन मैंने इसका प्राइस कर दिया भाई 20 रुपया, ठीक है। तो क्या होगा, क्या ये लोग आएंगे खरीदने के लिए? नहीं, क्योंकि ये जब 10 रुपए में मिल रहा था ना, तब ये लोग कह रहे थे कि हमें ये पेन चाहिए, पेन चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने इसका प्राइस बढ़ा दिया तो अब ये कहेंगे, मतलब इसमें से मान लीजिए 10 लोग जो है ना वो बाहर निकल गए कि नहीं नहीं हमको इतना महंगा पेन नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जब मैंने इसकी प्राइस को बढ़ाया, तो बोलो यहाँ पे डिमांड कम हुआ कि नहीं, और डिमांड कम होने की वजह से बोलो मैंने, अब देखो अब डिमांड कम होगा, मतलब जब इसको लोग नहीं खरीदेंगे, ये 10 लोग तो पहले ही हट गए, तब मैं क्या करूंगी, मैं सोचूंगी ना, अरे मैंने प्राइस बढ़ाया तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो मेरे पेन को नहीं खरीद रहे हैं, तो वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से प्राइस को कम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जब इफेक्टिव डिमांड कम होता है ना, तब जाके जो इन्फ्लेशन है ना दोस्तों वो कंट्रोल में आता है, ठीक है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी देखो समझेगा, अगर आपको मेरी बातें अभी तक ये पेन का एग्जाम्पल नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, अभी फिर से एग्जाम्पल देके बताऊंगी, ठीक है। पहले ये पैराग्राफ हम रीड करते हैं। देखो इतना तो समझा ना कि जब हम इफेक्टिव डिमांड को कम करेंगे तब जाके इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, राइट। अब ये कैसे होगा, सरकार क्या करेगी, तो सरकार एक काम करेगी, सुनो ध्यान से। दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस विच वुड इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल। यस एवरीवन, ये जो मैंने आपको पेन का एग्जांपल लेकर के बताया था, देखो भाई हम पेन बेच रहे हैं, समझ लो हम क्या कर रहे हैं, पेन बेच रहे हैं। और कितने का पेन बेच रहे हैं, 10 रुपए का एक पेन बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब मेरे पास अभी बस 2 पेन नहीं है, बहुत सारे पेन है, हम बेच रहे हैं, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाएंगे तो बोलो क्या होगा, और इसको खरीदने वाले जानते हैं आप सभी लोग कितने हैं, तो भैया 50 लोग हैं। 50 लोग ले, या फिर चलो कम ले लेते हैं, है ना, 50 कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे। अरे मिटो, ये मिट क्यों नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं मिट रहा, मैं वापस से मिटा देती हूँ। देखो हम क्या बेच रहे हैं बच्चों, पेन बेच रहे हैं, कितने रुपए का, 10 रुपए का। और खरीदने वाले कितने लोग हैं, तो मान लेते हैं कि खरीदने वाले यहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक है। 5 लोग नहीं, चलो खरीदने वाले हम ले लेते 15, ठीक है, इतने लोग हैं, बराबर। अब क्या हुआ, अब सरकार ने यहाँ पे ये सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें पेन चाहिए, हमें पेन चाहिए, क्योंकि मैं 10 रुपए का बेच रही हूँ तो सबको चाहिए, ठीक है। फिर सरकार ने बोला कि महंगाई तो बढ़ते जा रही है, तो क्या करना पड़ेगा, चलो एक काम करते हैं, अब इसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया जानते हो, सरकार ने यहाँ पे दिमाग लगाया और टैक्सेस को बढ़ा दिया। जब टैक्सेस बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली ये जो गुड्स का प्राइस है ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इसी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है ना। तब मैंने कहा कि भाई अब टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया है तो मुझे ये पेन का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने इसका दाम कितना कर दिया, 10 रुपए से ये 15 रुपए कर दिया। और जैसे मैंने 15 रुपए किया, यहाँ से कुछ कस्टमर जो है वो पीछे हट गए कि नहीं नहीं इतना महंगा तो हमको नहीं चाहिए, है ना। तो 15 लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन इसमें से 10 लोग चले गए पीछे कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी इनकम तो फिक्स है ना भाई। अब उनको अपने इनकम के हिसाब से ही क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, राइट। तो ये लोग हट गए। अब कितने बच रहे हैं, अब यहाँ पे 5 लोग ही बच रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पहले कितने लोग डिमांड कर रहे थे पेन की, 15 लोग डिमांड कर रहे थे। अब कितने लोग डिमांड कर रहे हैं दोस्तों, 5 लोग ही डिमांड कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे डिमांड में कमी आई कि नहीं, और डिमांड में कमी आने की वजह से क्या होगा, जी हाँ, जो प्राइस है ना वो हमारा कंट्रोल में आ जाएगा, यानी एक तरीके से देखा जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बताने की कोशिश की गई है कि अगर सरकार बढ़ाएगी अपना टैक्सेस तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। और जो परचेसिंग पावर है ना बच्चे लोगों का, वो रिड्यूस होगा। पहले इसी चीज को खरीदने के लिए 15 लोग तैयार थे कि हम 10 रुपए में पेन खरीद लेंगे, लेकिन जैसे ही प्राइस हुआ 10 से 15 तो ये 10 लोग पीछे चले गए, क्योंकि अब उनका परचेसिंग पावर उतना है नहीं, ठीक है। परचेसिंग पावर उनका 10 रुपए तक ही था, उसके आगे मैंने किया तो इतने लोग हट गए। बस अब ये 5 लोग ही ऐसे बचे हुए जो इस पेन को खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है समझिएगा, द एग्रीगेट डिमांड विल फॉल लीडिंग टू डाउनवर्ड मूवमेंट इन द प्राइस लेवल। समझ में आया आप सभी लोगों को, यानी जब डिमांड गिरेगा तो क्या होगा, वही जो प्राइस लेवल है इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे गिरावट देखने के लिए मिलेगी, थोड़ा बहुत तो हम कम करेंगे ही ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, द इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैन बी कंट्रोल। जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है बच्चों उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा इसका मतलब, मैंने आपको एग्जाम्पल सहित समझाया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर भी डाउट है तो बोलना मेरे से कमेंट सेक्शन में, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके, तो हाउएवर अ सरप्लस बजट शुड नॉट बी यूज्ड इन द सिचुएशन अदर देन इन्फ्लेशन एज इट मे लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो सरप्लस है ना दोस्तों, सरप्लस बजट, ये इन्फ्लेशन के अलावा और किसी समय में यूजफुल नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा बोला गया है कि ये कब मतलब ज्यादा सुटेबल होगा, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे, राइट। ओके, तो हमने यहाँ पे सेकेंड टाइप का जो बजट था हमारा, कौन सा,
सरप्लस बजट वो भी हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों डेफिसिट बजट की। तो डेफिसिट बजट मतलब क्या होता है, बोलो, खर्चा ज्यादा इनकम कम, रेवेन्यू कम होता है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी डेफिसिट व्हेन एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर लेस देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी जब गवर्नमेंट रिसीट्स क्या होता है बच्चे, कम होता है। किससे कम होता है, तो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। ठीक है, देखो गवर्नमेंट रिसीट्स इज लेस देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। आगे देखो क्या बताया जा रहा है कि डेफिसिट बजट में प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब पूरा इकोनॉमी में मंदी छा जाती है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, लोग बेरोजगार हो गए थे, जो काम कल कारखाने थे वो सब ठप्प पड़ गए थे, है ना, उसमें काम नहीं हो रहा था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, तो जिसकी वजह से किसी को काम नहीं मिल रहा था। उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें क्या आ गया था दोस्तों, डिप्रेशन आ गया था, यानी कि मंदी आ गई थी। तो इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, राइट। तो ये जो हमारा डेफिसिट बजट है ना बच्चों, ये कब यूजफुल हो सकता है, इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा, मतलब सरकार किस प्रकार से काम करेगी। तो इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, लो लेवल पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से लोग हो जाते हैं बच्चे बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी छा जाती है। ठीक है, एंड दिस कैन बी, अब जो गवर्नमेंट है, देखो भाई सरकार बैठी हुई है, उसको हर चीज को मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो जब डिप्रेशन आ गया, मार्केट में मंदी आ गई, अब सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे इन्फ्लेशन हुआ था तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से इफेक्टिव डिमांड कम हुआ था और फिर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो कंट्रोल में आया था। वैसे डिप्रेशन को आप कंट्रोल में करने के लिए भाई सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे। तो क्या करती है वो, मतलब किस प्रकार से जो सरकार है इसको कंट्रोल में कर सकती है। तो दिस कैन बी चेक बाय, यानी इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, तो इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, अपने खर्चे बढ़ाएगी, है ना। तो बाय बोरोविंग, कैसे, बाय बोरोविंग मनी एंड थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग के जरिए। ठीक है, एंड दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो जब क्या होगा, सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी, तब क्या होगा, तब उसके बाद लोगों को फिर से वापस से रोजगार वगैरह मिलने लगेंगे। एंड देन जो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड है दोस्तों फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच वुड एनकरेज फर्दर इन्वेस्टमेंट, बराबर। सो इन मॉडर्न टाइम्स डेफिसिट बजट इज द मोस्ट कॉमनली इंप्लीमेंटेड पॉलिसी ऑफ एनी गवर्नमेंट। यानी ये जो डेफिसिट बजट है ना दोस्तों, ये क्या है, मतलब अगर आप देखोगे, जैसे हमारे इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में आपको यही वाला बजट देखने के लिए मिलेगा विच इज डेफिसिट बजट। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली यही होता है कि रेवेन्यू के सोर्सेज कम होते हैं जबकि खर्चे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कब यूजफुल है, आपको बताना पड़ेगा। देखो वो वाला जो सरप्लस हमने देखा वो यूजफुल है इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, और ये कहाँ पे यूजफुल है, तो ये डिप्रेशन के टाइम पे यूजफुल है। ठीक है, चलो अब उसके बाद, हाँ ये तो हो गया ना, खत्म हो गया। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, हैव कंसिस्टेंटली रिसोर्सेज टू डेफिसिट बजट टेक्निक फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, चलो बच्चों हमने यहाँ पे गवर्नमेंट बजट के बारे में सारी बातें समझ ली हैं, जो अलग अलग टाइप्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोग अच्छे से रिविजन करना और पढ़ना, ताकि एग्जाम में जब ये सवाल आता है तो आप डेफिनेटली उसको करके आओ। ठीक है, चलो बच्चों अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बजट की। अब ये जो हमने बजट इतना पढ़ा, भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चों देखो बजट तो इंपॉर्टेंस है ही, है ना, मतलब इंपॉर्टेंट तो वो होगा ही, क्योंकि देखो बजट बनाने से हमें पता चलता है, एक हमें अनुमान लगता है कि कहाँ कहाँ पे पैसा जाने वाला है, कहाँ से पैसा आने वाला है। ये सब हम मतलब क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं बजट के जरिए। इसलिए बजट तो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपको भी अगर कभी पैसे मिलते होंगे, राइट, तो आप क्या करते हैं, आप भी प्लानिंग करते हैं ना कि अच्छा मुझे ये इतने पैसे मिले, अब मैं यहाँ पे खर्चा करूंगा, ये चीज खरीदूंगी या फिर ये चीज खरीदूंगा, ऐसा करके आप भी सोचते होंगे। तो बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यूनियन बजट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स, क्या अफेक्ट करता है, पीपल एंड इकोनॉमी इन जनरल, इन अ नंबर ऑफ वेज। ठीक है, एंड टैक्सेस क्या है दोस्तों, तो टैक्सेस आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी बजट। यस एवरीवन, क्योंकि टैक्सेस के थ्रू क्या होता है, हमारे सरकार के पास पैसा आता है, तो वही बोला गया है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे बजट का। जो टैक्सेस है ना दोस्तों, ये डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, द फेट ऑफ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। यानी जो बिजनेस है या फिर इंडिविजुअल्स हैं वो किस प्रकार से आगे परफॉर्म करने वाले हैं। क्योंकि देखो भाई ये टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बता देती हूँ, देखो अगर सरकार का टैक्स ज्यादा रहेगा तो जो बिजनेसमैन है उनको फिर उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, है ना।
अगर ज़्यादा सरकार टैक्सेस लगा देगी तो ये भी सोचेंगे ना हम बिजनेस शुरू करें कि नहीं करें, इससे अच्छा हम कोई नौकरी ही कर ले, क्योंकि सरकार को ही सब देना पड़ेगा तो हमारे लिए क्या बचेगा, राइट। मतलब उस हिसाब से इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वही बोला गया है कि टैक्सेस जो है ना दोस्तों, ये डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, फेट ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे देखो, द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर्स डिपेंड ऑन द टैक्स रेट्स प्रेजेंटेड इन द बजट। यस एवरीवन, जो हमारा डिस्पोजेबल इनकम होता है, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को इनकम हुई 10,000 रुपए की, ठीक है, अब उसमें से उसने क्या किया, टैक्सेस मतलब टैक्सेस वगैरह भरने के बाद जो पैसा बचता है ना, उसको कहा जाता है बच्चों डिस्पोजेबल इनकम। मतलब जो भी टैक्सेस वगैरह देना था हमारे इनकम में से, 10,000 में से मान लीजिए टैक्स वगैरह देने में मेरा 1,000 रुपए खर्चा हो गया, तो बच कितना रहा है, 9,000 रुपए, यानी ये क्या हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। तो क्या कहा गया है कि जो डिस्पोजेबल इनकम का लेवल होता है ना दोस्तों, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द टैक्स रेट्स विच इज प्रेजेंटेड इन द बजट। ठीक है, जो बजट में प्रेजेंट किया हुआ रहता है। ओके, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ पे होता है भाई, बहुत सारी चीजों पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, आप गिनते बैठो गिनते रह जाओगे, जैसे कि डिफेंस में, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द सिटीजन एंड ओवरऑल इकोनॉमी, राइट। ऑल्सो बजट इज इंपॉर्टेंट, वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज गवर्नमेंट क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो एज अ मीडियम फॉर इंप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज इन द कंट्री, मतलब कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना रहता है, देन वहां पे भी तो इसका यूज होता है। ठीक है, सो बजटरी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट, मतलब जो बजटरी एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, इसकी वजह से किसके किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो प्रोडक्शन, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये है इंपॉर्टेंस तो आप बहुत इजीली सब कुछ लिख लोगे, है ना। यस एवरीवन, तो फाइनली हमारा ये जो चैप्टर नंबर 8 था कंप्लीट हुआ। तो इसके लिए मैंने टोटल 8 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, मतलब 8 वीडियोस हैं इसके, तो आप लोग देख लीजिएगा लाइन से सारे वीडियोस को, फिर आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और आप लोगों को बता दूं, देखो आप हमारे साथ जो हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी जुड़ सकते हो, जैसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना भाई, ये रहा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे नोट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, और ये हमारा SK क्लास नाम से एप्लीकेशन है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी इंस्टा ID है, आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय एवरीवन।